अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सेकंड लेक्चर है यूएस हिस्ट्री सीरीज़ का। पिछले लेक्चर में हमने बिल्कुल स्टार्ट हिस्ट्री की बात की थी कि वहाँ पर किस तरह के लोग आए और यूरोपियंस वहाँ पर कैसे पहुँचे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कॉलोनीज़ जो थी, वो कॉलोनियल पीरियड जो यूएसए का था वो क्या था। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कॉलोनी किसको कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कॉलोनीज़ की बात करें, हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी, वहाँ पर बनी ये ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडिया भी एक कॉलोनी थी। कॉलोनी का क्या मतलब है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली जो यूरोपियन स्टेट्स होती थी, ठीक है, ये किसी भी ज़मीन के खत्ते को उठाते थे, किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करते थे, ठीक है, और उसके ऊपर अपना तसल्लुत जो थे वो कायम कर लेते थे। और फिर वहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनती थी, ठीक है, या जो भी चीज़ें वहाँ पर पैदा होती थी उनको बेचते थे अपने कंट्री के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रिटिश कॉलोनी है तो वो जिस कंट्री के ऊपर अपना जो है वो कब्ज़ा कर लेते थे, उससे अंदर जितनी भी पैदावार होती थी वो सारी यहाँ से बेच कर बरतानिया को बेचते थे, सही है, यहाँ से उठाते थे और बरतानिया को बेचते थे। फिर वहाँ पे इन चीज़ों को डेवलप करके उस खाम माल को प्रिपेयर करके दोबारा उन्हीं जगहों को बेचते थे। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो कॉटन की इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये लोग क्या करते थे, इसी कॉटन को उठाते थे, ब्रिटिश के अंदर ले जाते थे, वहाँ पर इनके पास इंडस्ट्रीज होती थी, कॉटन को जो है वो प्यूरीफाई करते थे, वहाँ से चीज़ें बनाते थे और दोबारा इंडिया को भेज देते थे। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कॉलोनीज, ठीक है। इस तरह ब्रिटिश ने भी कॉलोनी बनाई, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्वीडन, सब ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कॉलोनीज का। अब क्या है, हम लोग अब ये पढ़ रहे हैं कि द रीजंस टू कम टू द न्यू लैंड। न्यू लैंड का लफ्ज़ जहाँ पर भी आएगा यूएस हिस्ट्री में, हम लोग बात करेंगे जो न्यू डिस्कवरी हुई थी अमेरिका की, ठीक है, उनकी बात करेंगे, दैट वो वुड बी न्यू लैंड, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कॉलोनियल पीरियड है। मोस्ट पीपल हु केम टू द ब्रिटिश कॉलोनीज इन द 1600s वर इंग्लिश। अदर केम फ्रॉम नेदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। बाई 1690 250,000 पीपल लिव्ड इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। कहते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ के अंदर ज़्यादातर लोग थे वो ब्रिटिश ही थे, इंग्लिश थे, इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। जो बाकी लोग थे वो इन कंट्री से आए थे। बाई 1790 देयर वर 2.5 मिलियन पीपल। अच्छा, अब लोग क्यों आए? पीपल केम फॉर डिफरेंट रीजन। सम लेफ्ट देयर होम्स टू एस्केप वॉर, others sought political or religious freedom. Some had to work as servants to pay back the cost of their trip before gaining their freedom. Some, like black Africans, arrived as slaves. In time, the 13 colonies developed within three distinct regions. अब क्या था, ये वो जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये अक्सर का पूछा जाता है कि लोग अमेरिका की तरफ क्यों गए थे, ठीक है। तो ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पर गए थे। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडियाज़ देता हूँ, ठीक है, क्लैरिफाई करता हूँ चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी होती है तो आप एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ें, सही है। अच्छा जी, तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अमेरिका में आए थे। और 13 कॉलोनीज़ बन गई थी, 13 कॉलोनीज़ ब्रिटिश ने बना ली थी अमेरिका के अंदर, सही है। जो न्यू लैंड डिस्कवर हुई थी उसके अंदर उन्होंने 13 कॉलोनीज़ बना ली, 13 कॉलोनीज़ बन गई थी। अब इसके बाद जो 13 कॉलोनीज थी वो क्या क्या थी? द नॉर्थ ईस्ट वाज कॉल्ड न्यू इंग्लैंड एंड इट इंक्लूडेड मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट एंड रोड्स आइलैंड। द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन टिम्बर, फिशिंग, शिप बिल्डिंग एंड ट्रेड। आप सबसे पहले आप ये समझें कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अगर हम लोग अमेरिका को बनाने की कोशिश करें समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर आपके पास आता है ओशन, ठीक है, द पैसिफिक ओशन यहाँ पर आपके पास आता है इस तरह, ठीक है जी। तो ये जो जगह थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वो 13 कॉलोनीज़ थी जो शुरू शुरू में बनी थी। अगर ये कॉलोनीज़ के नाम अभी भी आप देखें ना, तो ये बिल्कुल समंदर के किनारे वाक़ हैं। यूएस के मैप में आप देखें ना, तो ये 13 कॉलोनीज़ जितनी भी बिल्कुल समंदर के साथ साथ वाक़ हैं। अच्छा, हम जहाँ पर भी अब नॉर्थ की बात करेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ से मेरी मुराद होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये इस तरह का स्क्वायर बनाऊँ ना नक्शे पे, आप दुनिया के नक्शे में जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो नॉर्थ का लफ्ज़ आएगा ना, जब भी आप सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना नक्शे का वो होगा नॉर्थ, जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना वो होगा साउथ, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नॉर्थर्न कंट्रीज़ को, नॉर्थर्न हिस्सा जो है वो कौन सा होता है, बिल्कुल टॉप, जहाँ पर आपका कश्मीर, गिलगित वगैरह है, हम कहते हैं ये नॉर्थर्न हिल्स हैं, ठीक है। साउथ पंजाब से या साउथर्न हिस्से जो हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप को जब भी आप स्टडी करेंगे तो साउथ का मतलब होगा नीचे, नॉर्थ का मतलब होगा ऊपर। अब यहाँ पर पढ़ते हैं द नॉर्थ ईस्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है।
और अब आप गौर से सुने, ठीक है। द नॉर्थ ईस्ट वॉज कॉल्ड द न्यू इंग्लैंड, इट इंक्लूडेड दीज कॉलोनीज, ठीक है। और इनका जो हिसाब किताब था वो इकोनॉमी किस चीज़ पे बेस करती थी, वो था टिम्बर, फिशिंग, शिप बिल्डिंग और ट्रेड पे। द मिडल कॉलोनीज इंक्लूडेड न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, Pennsylvania, Delaware, and Maryland. The weather was milder and the countryside was more varied. People worked in industry and agriculture. The society was more diverse and sophisticated. People living in the New York came from all over Europe. अब ये मिडिल कॉलोनीज़ के नाम है, ये अक्सर वक्त पूछे भी जाते हैं, ठीक है, कि नॉर्थर्न कॉलोनीज़ में कौन कौन सी कॉलोनीज़ थी, मिडिल कॉलोनीज़ में कौन कौन सी थी और साउथर्न कॉलोनीज़ में कौन सी थी। नॉर्थ का मतलब होगा ऊपर, साउथ का मतलब होगा नीचे, मिड का मतलब होगा दरम्यान वाला। आप मैप देखें यूएसए का, आपको ये चीज़ें जहाँ जहाँ पर नजर आएंगी इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साउथर्न कॉलोनीज जो थी वो उसमें वर्जीनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना ये आते थे। द ग्रोइंग सीजन वॉज लॉन्ग एंड द सॉइल वॉज फर्टाइल. Most people were farmers. Some owned small farms and they worked themselves. The wealthy farmers owned large plantation and used African slaves as workers. अब इस स्लाइड में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। नॉर्थ वाली कॉलोनीज जो थी ये ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत के ऊपर मुनहसर थी, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला था। नॉर्थ कॉलोनीज जो थी ये ज़्यादातर जो था वो पहाड़ थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग फिशिंग करते थे, टिम्बर और ट्रेड करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते थे, सही है। इनकी इकॉनमी ट्रेड बेस्ड थी। जो साउथर्न कॉलोनीज थी इनकी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, ठीक है। तो इन लोगों ने स्लेव्स रखे हुए थे। आप याद रखें, आगे हम जाकर देखेंगे कि स्लेवरी कैसे ख़त्म हुई थी, इसमें ये चीज़ ज़रूर आएगी, ठीक है। तो जो साउथर्न थे इन्होंने स्लेव्स रखे हुए थे, गुलाम रखे हुए थे अफ्रीकन। वो एग्रीकल्चर के अंदर उनका हाथ बटाते थे, वो काम करवाते थे स्लेव से, ठीक है। तो बाद में जाकर के ये जो नॉर्थ कॉलोनीज वाले थे ये इसके खिलाफ हो गए थे कि ये स्लेव्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्लेवरी ख़त्म होने के लिए यही चीज़ तो आपने जहन में ज़रूर याद रखना है कि जो नॉर्दर्न कॉलोनीज़ हैं ये इकॉनमी इनकी बेस करती है ट्रेड पे, और जो साउदर्न कॉलोनीज़ हैं इनकी इकॉनमी बेस करती है एग्रीकल्चर पे, ठीक। आई होप आपको याद रखेगा, याद रहेगा। इसके बाद जी अच्छा नेक्स्ट जो था, एज टाइम वेंट ऑन ऑल द कॉलोनीज डेवलप्ड गवर्नमेंट्स बेस्ड ऑन द ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटेन। द ग्लोरियस revolution of 1688 to 1689 limited the power of king and gave more power to the people. The American colonists closely observed these changes. अब ये चेंजेस क्या हैं यहाँ पर जो बात हो रही है चेंजेस की, देखिए ये सारे के लोग जितने भी लोग थे जो अमेरिका के अंदर हिजरत करके आए थे ये सारे तो यूरोप से आए थे ना। यूरोप के अंदर उस टाइम क्या हो रहा था, यूरोप जो था वो डार्क एजेस से निकल रहा था रेनेसांस की तरफ, ठीक है। और वहाँ पर न्यू आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि भाई नेशन स्टेट सिस्टम बनना, ठीक है। रेवोल्यूशन 1688 का 1689 का आया, वहाँ पे जो पावर ऑफ किंग थी उनको कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, इजहार राय होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आप लिबरलिज्म के आइडियाज़ की बात करते हैं ये तमाम के तमाम आइडियाज़ यूरोप में बनना शुरू हो गए थे। तो इन लोगों ने जब सुना कि यूरोप के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं तो ये लोग भी यूरोप से आए थे, इन्होंने यहाँ अमेरिका के अंदर भी वो चीज़ें शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने यूरोप के अंदर जो चेंजेस आई थी वो चेक की, ऑब्ज़र्व की, और इन्होंने अमेरिका के अंदर वो चीज़ें लाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे चीज़ें बनाएं और ब्रिटेन वाले हमसे ये चीज़ें ले जाए और फिर वो हमें ही बेचे। इस तरह तो हम लोग जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सोच ने, इस लिबरल सोच ने इन लोगों की ज़िंदगियों को बदल दिया, ठीक है। और यही चीज़, यही सोच आगे फिर इनके जो है वो मतलब इनके फ्रीडम के लिए, इसके इंडिपेंडेंस के लिए काम आई थी, सही है। द अमेरिकन कॉलोनिस्ट क्लोजली ऑब्जर्व दीज चेंजेस। कॉलोनियल असेंबलीज क्लेम द राइट टू एक्ट एज लोकल पार्लियामेंट्स। उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे, अपनी पार्लियामेंट में जो हम लोग फैसले करेंगे वही हम लोग पास करेंगे। दे पास लॉज दैट लिमिटेड द पावर ऑफ द रॉयल गवर्नर एंड इंक्रीज देयर ओन अथॉरिटी। रॉयल गवर्नर कौन होता था, जो ब्रिटिश की तरफ से उनको वॉइस राय जैसे इंडिया में भेजा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के वॉइस राय ये अमेरिका में भेजा करते थे। तो उन्होंने लिमिटेड द पावर ऑफ रॉयल गवर्नर के पावर को लिमिटेड कर दिया और उन्होंने अपनी अथॉरिटी को जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया, सही है। Disagreements between the royal governors and the assemblies continued. The colonists realized that their interests often were different from British interests. At first, the colonists wanted self-government within a British Commonwealth. Only later they did want independence. अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ वो तमाम के तमाम कंट्रीज़ थे जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थे, ठीक है। उन्होंने पहले तो ये सोचा कि अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन रहेंगे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा ही, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग अपना इंडिपेंडेंस, हम लोग आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनेंगे, ठीक है। अब द रोड टू इंडिपेंडेंस, इनकी इस सोच ने इनको आगे इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो मजबूर किया और उन्होंने ये सोचा कि हमें उस गवर्नमेंट से अलग होकर अपनी एक आज़ाद गवर्नमेंट बनानी चाहिए, ठीक है जी।
The ideas of liberalism and democracy are the basis of the US political system. As the colonists built their new society, they believed more strongly in these ideas. ये बात आपको मैंने पीछे बता दी है. Britain's 13 colonies grew in population and economic strength during the 1700s. Although ruled by a distant government, the colonists governed many local affairs. अब ये जो local affairs उनके अपने अंदर आते थे उन कॉलोनीज के अंदर, तो वो खुद उनको जो है वो सेटल करने की कोशिश करते थे, और जो गवर्नर होता था या जो वाइसराय भेजा होता था ब्रिटेन ने, उसको ज़्यादातर बताते भी नहीं थे. सही है. तो डिस्टेंट गवर्नमेंट का ये मतलब है जो इतनी दूर दराज गवर्नमेंट उनके ऊपर मुसल्लत हुई है, वो इसको उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे. सही है. After the Britain won a costly war with France in 1750s, the colonists were asked to help pay for the war and for Britain's large empire. These policies restricted the colonists' way of life. अब जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो जंग है ये एक अलग से टॉपिक है. ठीक है. फ्रेंच ब्रिटेन वॉर ऑफ 1750 इज सेपरेट टॉपिक. यू मस्ट गो थ्रू इट. आपने इसको ज़रूर पढ़ना है. सही है. कभी कभी पेपर में थोड़ा बहुत आ जाता है. इसका मसला ये था कि देखें, आपको मैंने बोला था कि यूरोपियंस यहाँ पर अमेरिका के अंदर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहे थे. सेम यही कहानी फ्रांस ने भी की. सही है. और जैसे आपको पता है कि ये अमेरिका वाले तो बरतानिया से छुटकारा पाना चाहते थे. ठीक है. बिल्कुल इसी तरीके से फ्रांस के साथ इन अमेरिकन ने एक मुआहिदा कर लिया था, और इस मुआहिदे की वजह से जो है फ्रांस और उसकी लड़ाई हो गई थी ब्रिटेन की. ठीक है. तो ब्रिटेन वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था. तो इसी वजह से बरतानिया ने फिर ये कहा कि ये तमाम जो हमें नुकसान हुआ है ये इन अमेरिकन की वजह से हुआ है. तो अमेरिकन के ऊपर उन्होंने मज़ीद ज़्यादा जो पॉलिसीज़ थी वो रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी थी. ठीक है. तो इनकी जो ज़िंदगी थी वो एक किस्म की जीरन कर दी थी. अब इस वार के मज़ीद क्या क्या असरात थे, क्या हुआ था, ये आप अपना खुद पढ़ लें. ठीक है जी. अब द रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट ऑफ 1763 रिस्ट्रिक्टेड द कॉलोनीज फ्रॉम सेटलिंग न्यू लैंड. अब क्या हुआ, अब इस चीज़ को पे करने के लिए, इसका खमियाजा भुगतने के लिए अमेरिकन के ऊपर जो न्यू लैंड था, ठीक है, इनके ऊपर बरतानिया ने कुछ एक्ट्स लगाना शुरू कर दिए. ठीक है. एक्ट्स का ये मतलब है उनके ऊपर कुछ शराइत रख दी. ठीक है. और उनको कहा कि आप ये रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके ऊपर, आप ये पाबंदियाँ आपके ऊपर लग गई हैं, आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है. तो रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट था 1763 का. इस एक्ट के तहत ये किया गया कि आप जो है वो न्यू लैंड के अंदर नहीं जा सके. न्यू लैंड का क्या मतलब है, ये एक्सपेंशन कर रहे थे. सही है. 13 कॉलोनीज़ के जो लोग थे ये चाहते थे कि हम मज़ीद, अब इतनी बड़ी सरजमीन थी अमेरिका की और ये समंदर के किनारे आबाद थे. ठीक है. अब जो बैकवर्ड मतलब है ये कॉलोनीज़ इस तरह थी ना, आपको मैंने बताया था समंदर के साथ. अब इसके पीछे का जो हिस्सा था ये चाहते थे कि यहाँ से हम उठ कर वो वहाँ पे एक्सपेंड करना शुरू कर दें. ठीक है. अच्छा जी. अब तो जो सेटलिंग न्यू लैंड का मतलब हुआ कि ये लोग पीछे जो ज़मीन थी, ठीक है, उसके अंदर एक्सपेंड करना चाहते थे, उसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी कि आप ये नहीं कर सकते. ठीक है. इसके बाद करेंसी एक्ट डाल दिया. ठीक है. और ब्रिटिश वालों ने ये कहा, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी जो करेंसी है पेपर मनी प्रिंट नहीं कर सकते कॉलोनीज़ के अंदर. सही है. तो जो भी मनी आएगी वो इंग्लैंड आपको भेजेगी. इसके बाद क्वार्टरिंग एक्ट था. क्वार्टर करना मतलब जगह देना. जितने भी सोल्जर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका के अंदर लगाए, डिप्लॉय किए थे उन्हीं की हिफाजत के लिए, तो अमेरिकन को ये कहा गया कि आप लोगों ने इन सोल्जर्स को जगह देनी है, इनके तमाम अखराजात जो है वो आप लोगों ने उठाने हैं. ठीक है. फूड और हाउसिंग तमाम की तमाम रॉयल सोल्जर्स को आप लोगों ने फराहम करी. इसके बाद स्टैंप एक्ट आया. स्टैंप एक्ट 1765 में आया और उन्होंने बोला था कि जितने भी लीगल पेपर्स होंगे, अगर किसी बंदे की प्रमोशन होती है, किसी बंदे को कोई काम है, किसी बंदे ने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं, कुछ भी करना है आपने, ठीक है, जो लीगल पेपर्स हैं, लाइसेंसेस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, लीजेस हैं, कुछ भी है, इसके ऊपर एक स्टैंप लगेगा और आपने ये पेपर जो है वो पहले बरतानिया को भेजने सफ़ीर के ज़रिए. ठीक है. और वहाँ से स्टैंप लगेगा तब आपके पास आएगा. अब देखें जो स्टैंप एक्ट था, आप सोचें एक बंदे को नौकरी की चाहिए. ठीक है. एक बंदे को जो है वो सिर्फ अटेस्टेशन करनी है, वो पहले अपने तमाम पेपर्स इंग्लैंड भेजेगा, पहले सफ़ीर के पास जाएगा, फिर इंग्लैंड भेजेगा, फिर कितना टाइम उसको लगेगा जब वो पेपर जनाब यूरोप से होकर फिर इधर आएंगे. अब ये जो स्टैंप एक्ट था ना, ये असल में एक चिंगारी थी. द स्टैंप एक्ट यूनाइटेड द कॉलोनिस्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस. द मेन प्रॉब्लम वाज दे weren't allowed to participate in the government that taxed them. ठीक है. जितने भी अमेरिका के अंदर लोग रहते थे इनके ऊपर टैक्स तो लगाए गए थे, लेकिन जिस गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टैक्स लगाए थे उस गवर्नमेंट के अंदर इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था. ठीक है. इंग्लैंड की गवर्नमेंट में इन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं था किया जा रहा. तो इस जो स्टैंप एक्ट था इसने बहुत बड़ी जो थी वो चिंगारी बनी और इन लोगों को इंडिपेंडेंस की तरफ ले गई. In October 1765, 27 delegates from 9 colonies met in New York. न्यूयॉर्क के अंदर 9 टोटल कितनी थी, 13 कॉलोनीज थी. 9 कॉलोनीज के तीन जो थे
9 कॉलोनीज से लोग आए, ठीक है, और 27 डेलीगेट्स बने, 27 लोग आए, ठीक है, 9 कॉलोनी से, ये मिले न्यूयॉर्क में। दे पास्ड रेजोल्यूशन सेइंग दैट द इंडिविजुअल कॉलोनीज शुड हैव द राइट टू इम्पोज देयर ओन टैक्सेस। इन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई भाई, हमारे ऊपर इंग्लैंड क्यों टैक्स लगाए, हम तमाम की तमाम कॉलोनीज खुद अपना काम करेंगे और हम अपने ऊपर खुद ही टैक्स का हिसाब किताब रखेंगे, किस तरह किसके ऊपर टैक्स लगाना है। This satisfied most of the delegates, but a small number of radicals wanted independence from Britain. उन्होंने कुछ रेडिकल्स थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बस अभी आज़ादी लेनी है ब्रिटेन वालों से, ठीक है जी। वन ऑफ दोज पीपल वॉज सैमुअल एडम्स ऑफ मैसाचुसेट्स। ये जो सैमुअल एडम्स है, इसका नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ही रेडिकल्स के अंदर एक बंदा था, उनका नाम था सैमुअल एडम्स, और ये बंदा जो था वो इंडिपेंडेंस के हक में था। इसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था इंडिपेंडेंस के लिए। ही रोट न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स एंड मेड स्पीचेस। द ग्रुप्स ही हेल्प टू ऑर्गेनाइज बिकेम अ बिग पार्ट ऑफ द revolutionary movement. By 1773, colonial traders who were angry with the British regulation of the tea trade were interested in Sam Adams' ideas. अब ये जो टी ट्रेड की कहानी है, देखें कुछ वहाँ पर कॉलोनिस्ट जो थे वो चाय का कारोबार करते थे, टी का। अब टी जो ट्रेड था वो कहाँ से होता था, वो टी जो थी, चाय जो आती थी, वो सारी आती थी इंडिया से, ठीक है, इंडिया से। अब इंडिया जो थी वो एक्चुअली एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो जो अमेरिका के अंदर लोग रहते थे ना, इनको चाय बड़ी पसंद थी। तो ये क्या करते थे, इन्होंने जो इंडिया वालों के साथ इन्होंने तिजारत करना शुरू कर दी, ठीक है, कि हम लोग डायरेक्टली इंडिया से टी जो है वो मंगवाएंगे और अमेरिका के अंदर हम लोग लाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड वालों ने रेजिस्टेंस किया, उन्होंने कहा नहीं, अब जितनी भी चाय आप लोग इंडिया से अमेरिका में भेजोगे या मतलब मंगवाओगे, वो तमाम की तमाम इंग्लैंड से होके जाएगी, ब्रिटेन गवर्नमेंट से होके जाएगी, और आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, सही है। वो टैक्स आप पे करोगे तभी ये शिप्स जो हैं ये सारी की सारी आपको टी फराहम करेगी, समझ आई, ठीक है। पहले ये लोग डायरेक्ट ट्रेड करते थे, जो यहाँ पर जो टी ट्रेडर्स हैं, लेकिन जब इंग्लैंड ने इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये अब इंग्लैंड से गुजर के ही आपके तमाम शिप्स जाएंगे, तो अब ये मसला बन गया। तो इन्होंने क्या किया, जो टी ट्रेडर्स थे इनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। इन दिसंबर 1773 अ ग्रुप ऑफ मैन स्नीक्ड ऑन 3 ब्रिटिश शिप्स इन बॉस्टन हार्बर एंड थ्रू द कार्गो ऑफ ट्री ओवरबोर्ड। अब इन लोगों ने क्या किया, जो शिप्स इंग्लैंड वालों ने इनको भिजवाए थे, सही है, इन लोगों ने नेटिव अमेरिकन के कपड़े पहने, ठीक है, और उन शिप्स के ऊपर चढ़ गए और जितनी भी टी थी, सही है, वो सारी की सारी समंदर के अंदर फेंक दी, सही है, समंदर के अंदर फेंक दी तमाम की तमाम चाय जो थी। तो दिस इवेंट बिकेम नोन एज द बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, द बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन उस हार्बर का नाम था, उस साहिल का नाम था जिसके ऊपर टी जो थी वो उतारी गई थी, इसलिए, ठीक है, इसको जो है वो बोस्टन टी पार्टी का नाम दिया गया। अब क्या हुआ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पनिश्ड मैसाचुसेट्स बाय क्लोजिंग बोस्टन पोर्ट एंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग लोकल अथॉरिटी। अब जो बोस्टन था, ठीक है, ये मैसाचुसेट्स का साहिल था, ठीक है, मैसाचुसेट्स जो एक कॉलोनी थी, ठीक है, मैसाचुसेट्स की कॉलोनी थी, और इसने जो है इसका बोस्टन जो था वो पोर्ट, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्लोज कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी लोकल अथॉरिटी के ऊपर कि आपने इस पोर्ट को यूज़ नहीं करना। कॉलोनिस्ट कॉल दीज न्यू लॉज द इनटॉलरेबल एक्ट्स एंड यूनाइटेड टू अपोज देम। अब ये हर चीज़ का टैक्स लगाना, हर किस्म की पाबंदियाँ लगाना, इस तमाम की तमाम चीज़ों ने जो है वो कॉलोनीज को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। ऑल द कॉलोनीज एक्सेप्ट जॉर्जिया सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू फिलाडेल्फिया इन सितंबर 1774 टू टॉक अबाउट देयर प्रेजेंट अनहैप्पी स्टेट। इट वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसको फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का नाम दिया। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में क्या हुआ, तमाम के तमाम कॉलोनीज, 12 कॉलोनीज एक्सेप्ट जॉर्जिया, जॉर्जिया जो थी वो इसमें शामिल नहीं थी, बाकी तमाम कॉलोनीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे फिलाडेल्फिया में सितंबर 1774 में। ये लोग बैठे और इन लोगों ने बात की कि इस प्रेजेंट अनहैप्पी स्टेट से किस तरह निकला जाए, ठीक है। इसको कहते हैं द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। Colonists were angry with the British for taking away their rights, but not everyone agreed on the solution. Loyalists wanted to stay subjects under the king. Moderates wanted to compromise and build a better relationship with the Britain government. The revolutionaries wanted complete independence. They began collecting weapons and getting men ready, waiting for the fight for independence. अब ये देखें कुछ ग्रुप्स बन गए। कॉलोनिस्ट जो थे, कॉलोनिस्ट तो वो थे जो कॉलोनीज़ के अंदर रहने वाले लोग थे। लॉयलिस्ट वो थे जो ये कहते थे कि नहीं यार, हम लोग किंग जो है उसके अंडर रह कर काम करेंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लेंगे, ठीक है, एज अ कॉलोनी ही हमको ट्रीट किया जाए, लेकिन जो ये हमारी स्टेट है, जो मतलब हम पे टैक्स लगाएंगे, ये ख़त्म कर दिए जाएँ। और कुछ रिवोल्यूशनिस्ट थे, वो रिवोल्यूशनिस्ट ये चाहते थे कि नहीं, हमने अभी इंडिपेंडेंस ही लेनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, अपनी फ़ौज बनाना शुरू कर दी इंडिपेंडेंस के लिए। अब एक क्विज़ है जी,
हाउ मेनी ओरिजिनल कॉलोनीज वर देयर, आपने आंसर देना है। विच यूरोपियन कंट्री ओन द कॉलोनीज, आपने आंसर देना है, ठीक है। या फिर उसके आंसर से अगर नहीं पता आप वीडियो पॉज करके खुद अपना क्विज ले सकते हैं। क्विज 2, ये द इंडिपेंडेंस वाले से, विच एक्ट कॉज द ग्रेटेस्ट रिएक्शन फ्रॉम द कॉलोनिस्ट, इसमें से कौन सा एक्ट था जिसने ग्रेटेस्ट रिएक्शन कॉलोनिस्ट के लिए बनाया। उसके बाद व्हाट डिड द कॉलोनीज थ्रो इनटू द बोस्टन हार्बर, ठीक है जी। तो तीसरा है व्हाट डिड मॉडरेट्स इन द कॉलोनीज विश फॉर द रिलेशनशिप टू ब्रिटेन, मॉडरेट्स क्या चाहते थे, ये उसके आंसर्स हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि न्यू कोर्स कब शुरू होगा, ठीक है, और कौन सा होगा। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यूएस हिस्ट्री का कोर्स है, जितने लोगों ने, आपके दोस्त ने ऑप्ट किया है आप उन्हें भी बताएं, ठीक है। और अपना सोशल मीडिया के जितने ऐप्स हैं, ठीक है, आप यूज़ करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे जो दोस्तों के साथ उनके साथ भी शेयर किया करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।